हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं पिछले कड़ी के आगे, जो हम महिला तथा बच्चों के खिलाफ़ जो भी अपराध होते हैं उनके से संबंधित जो भी अधिनियम है उनके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो अधिनियम भी कहा जाता है, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। अब इस अधिनियम के बारे में बात करें तो यह बालकों का संरक्षण करता है लैंगिक अपराधों से। इस अधिनियम को 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। इसमें 8 अध्याय हैं और 38 धाराएं शामिल की गई है। अब बात करते हैं इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्या थी। पहली बार यह एक विशिष्ट विधि पारित करता है, अर्थात विशिष्ट प्रकार का कानून बनाता है जो बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक हमले होते हैं इन मुद्दों को सुलझाया जा सके। जो बच्चों के खिलाफ पहले लैंगिक अपराध किए जाते थे तो उन मुद्दों को सुलझाने के लिए सामान्य कानूनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस बार कानून बनने के बाद यह बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत लैंगिक हमले होंगे उनके मुद्दों को सुलझा पाएगा। इस अधिनियम के पहले बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत रखा जाता था, परंतु सभी प्रकार के अपराधों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, अर्थात बड़े और बच्चे दोनों के अपराधों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही शामिल किया जाता था और उसी के आधार पर दंड दिया जाता था। वयस्क पीड़ित और बाल पीड़ित में कोई अंतर नहीं किया जाता था। इस अधिनियम में पहली बार सभी अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, अर्थात इस अधिनियम में जो भी अपराध होते हैं उसमें प्रत्येक श्रेणी के अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उद्देश्य की बात करें, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है लाने का, तो बच्चों को लैंगिक हमले या यौन उत्पीड़न, अश्लील चित्रण इनसे सुरक्षा प्रदान करना इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य है। प्रावधानों की बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत हम प्रत्येक धारा के अनुसार इसके अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धारा का नाम और धारा का विषय, अर्थात किस धारा में किस विषय को शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत बात करते हैं। सबसे पहले आती है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषा दी गई है। प्रवेशन लैंगिक हमला अर्थात कि ये हम समझते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, अर्थात बालक अर्थात इसमें बच्चा या बच्ची दोनों को ही शामिल किया गया है और इसमें बच्चा या बच्ची को शामिल किया गया। इसमें मुख, गुदा या योनि, इसमें यदि आप किसी भी चीज़ का प्रवेश कराते हैं तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। इसमें बच्चा और बच्ची दोनों को शामिल किया गया है, अर्थात इसकी परिभाषा में शामिल किया गया है। अब धारा 4 के अंदर जो धारा 3 की जो परिभाषा थी उसके अनुसार उसकी सज़ा के बारे में बताया गया है। यदि किसी भी बच्चे के खिलाफ यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 10 साल से आजीवन की सज़ा दी जा सकती है और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 5 के बारे में। धारा 5 क्या कहती है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा बताती है। हमने अभी प्रवेशन लैंगिक हमला देख लिया है, लेकिन उस शब्द के आगे गुरुतर शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात गुरुतर शब्द का अर्थ क्या होता है। हमारे समाज के अंदर कुछ व्यक्तियों को समाज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, समाज के अंदर गलत कार्य को रोकने के लिए उनको पद को भी बनाया गया है और उनकी गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। जैसे हमारे पुलिस स्टेशन, स्कूल, जो हमारे बीएसएफ के सैनिक, फौजी और इस तरह के जो पद होते हैं, इनका कार्य होता है कि देश के अंदर किसी भी अपराध को रोका जाए और एक सभ्य समाज को बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है। लेकिन यदि वे ही इस प्रकार के अपराधों को करने लगे तो उनको गुरुतर श्रेणी में लिया जाएगा, अर्थात उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं लिया जाएगा और उन्हें गुरुतर श्रेणी में लिया जाएगा। अगर इस प्रकार के व्यक्ति प्रवेश बच्चों के साथ, मतलब बालिका या बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो उन्हें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे और उन्हें 10 साल से आजीवन की सज़ा दी जा सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद हम धारा 7 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर लैंगिक हमले की परिभाषा दी गई है। लैंगिक हमले की परिभाषा के अंदर
बालक या बालिका के साथ आप अश्लील बातें करते हैं, उन्हें नग्न करने के लिए कहते हैं या खुद नग्न होते हैं, लेकिन उनके साथ आप लैंगिक दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं जिसमें प्रवेशन नहीं होता, अर्थात योनि, गुदा या मुख इनमें किसी भी प्रकार की प्रवेशन नहीं किया जाता है, लेकिन सेक्सुअल ऑफेंस या लैंगिक हमला करने का प्रयास किया जाता है तो उसे लैंगिक हमला कहेंगे। धारा 8 के अंतर्गत धारा 7 में जो लैंगिक हमला था उसकी सज़ा के रूप में 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सज़ा तथा जुर्माना तय किया गया है। इसके बाद धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले की परिभाषा दी गई है। यदि उन व्यक्तियों के द्वारा जो समाज की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनके पास होती है और सभ्य समाज बनाने की जिम्मेदारी उनके पास होती है, अगर वे ही लैंगिक हमला करते हैं बालक या बालिका के साथ तो उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले की सज़ा 5 से 7 वर्ष रखी गई है तथा उसका जुर्माना भी तय किया गया है। इसके आगे धारा 11 के अंदर यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, बालक या बालिका के साथ यदि आप यौन उत्पीड़न करते हो तो धारा 12 में यौन उत्पीड़न की 5 से 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दिया गया है। धारा 13 में यदि आप उनका अश्लील चित्रण करते हो तो अश्लील चित्रण आप सभी समझते हैं, तो वो करते हो तो उसके बारे में बताया गया है। धारा 14 में उसकी सज़ा, यदि आप अश्लील चित्रण उनका करते हो, वीडियोग्राफी करते हो तो 5 से 7 साल की सज़ा और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 15 के अंदर बाल को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री को भंडार करने पर 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों ही किया जा सकता है। यदि बच्चों से संबंधित यदि आपकी मोबाइल में, कंप्यूटर में किसी भी स्रोत के अंदर अश्लील सामग्री का भंडारण करते हो तो आपका 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा दी जा सकती है या आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती है। धारा 16 में बाल अपराध करने के लिए उकसाने पर धारा 17 के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान किया गया है। अर्थात धारा 16 में बाल अपराध करने की उकसाने के बारे में बताया तथा धारा 17 के अंदर उकसाने की सज़ा बताई गई है। धारा 19 की बात करें हम, इस अधिनियम की धारा 19 की बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को या विशेष किशोर पुलिस इकाई को की जानी आवश्यक है। अर्थात यदि किसी भी बालक के साथ इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी रिपोर्ट स्थानीय जो पुलिस होती है नज़दीकी उसकी किशोर पुलिस इकाई को की जानी आवश्यक है। पुलिस को बाल कल्याण समिति को इसका सूचना देनी पड़ेगी। जब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है तो सबसे पहले वह किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देते हैं, फिर इसके बाद पुलिस को बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना देनी होती है। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस मामले की सुनवाई कहाँ की जाती है? विशेष न्यायालय के द्वारा की जाती है। यदि किसी बच्चे के साथ गलत नहीं हुआ और इस प्रकार की कोई गलत या फर्जी रिपोर्ट की जाती है तो 6 महीने की सज़ा उसको हो सकती है, परिवार वालों को हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं धारा 21 के बारे में। धारा 21 के बारे में बात करें तो इन अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है। यदि किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है और उस दुर्व्यवहार के संबंध में रिपोर्ट नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति को 6 महीने का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अर्थात ये धारा 21 क्या कहती है कि यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और वह रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट को दर्ज करने से मना कर देता है या दर्ज नहीं करता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना ये दोनों भी किए जा सकते हैं अगर वह रिपोर्ट लिखने से मना करता है। किसी संस्था के इंचार्ज के द्वारा रिपोर्ट नहीं करने पर उसे 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। मैं इसमें थोड़ा दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें दोनों के प्रावधान बताए गए हैं। परिवार वालों में यदि रिपोर्ट नहीं करते तो 6 महीने का कारावास और जुर्माना, और यदि संस्था के इंचार्ज के द्वारा नहीं करते हैं तो 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर धारा 22 के बारे में बात करते हैं। धारा 22 के बारे में बात करें हम तो यदि अपराध के संबंध में बालक या उसके परिवार को अपमानित किया जाता है, धमकाया जाता है या बदनाम किया जाता है तो 6 महीने का कारावास या जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। धारा 23 क्या कहती है कि मीडिया अपराध से संबंधित रिपोर्ट नहीं छापने और बालक की सूचना प्रकट नहीं करेगा। अर्थात मीडिया को साफ निर्देश दिए गए हैं इस धारा के अंतर्गत कि वह बच्चे से संबंधित कोई भी रिपोर्ट नहीं छापेगा और बालक की सूचना या बच्चे की सूचना भी प्रकट नहीं करेगा। केवल विशेष न्यायालय को यह अनुमति होगी कि वह कोई भी सूचना बताना चाहे तो वो बता सकता है, नहीं तो मीडिया नहीं करेगा। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो 6 महीने से 1 वर्ष की सज़ा होती है।
धारा 24 के बारे में बात करें तो धारा 24 क्या कहती है इस अधिनियम के अंतर्गत? धारा 24 के अंतर्गत बालक का कथन उसके निवास स्थान पर महिला एसआई के द्वारा बिना वर्दी में लिया जाएगा। अर्थात जब भी स्टेटमेंट लिया जाएगा बच्चे से कि उसके खिलाफ जो भी अपराध हुआ उसके लिए वह क्या कहना चाहता है, तो यह उसके निवास स्थान पर ही लिया जाएगा, जो भी एक महिला एसआई के द्वारा, जो भी बिना वर्दी के आएगी, अर्थात बिना वर्दी में महिला एसआई के द्वारा उसके निवास पर, बच्चे के निवास पर ही वह स्टेटमेंट लिया जाएगा। बालक को पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को पुलिस स्टेशन में रोका नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारी को बालक की पहचान गोपनीय रखनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं धारा 25 के बारे में। धारा 25 क्या कहती है कि बालक का कथन या अभिकथन जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलेखित किया जाएगा, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत इसको अभिलेखित किया जाएगा और इसकी एक प्रति बालक के माता पिता को दी जाएगी। धारा 27 क्या कहती है कि बालक की चिकित्सकीय परीक्षा, अर्थात बालक का यदि लैंगिक दुर्व्यवहार के दौरान चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है या फिर जांच की जाती है तो उसके माता पिता की उपस्थिति में की जाएगी, और यदि पीड़ित बालिका है तो यह जांच केवल महिला डॉक्टर के द्वारा ही की जाएगी। आगे धारा 28 के बारे में बात करें हम तो धारा 28 क्या कहती है? धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हर जिले में सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के लिए अभिहित कर सकती है। कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद हर जिले में जो सेशन न्यायालय होते हैं उनको एक विशेष न्यायालय के लिए अभिहित या चेंज या परिवर्तित कर सकती है। धारा 32 कहती है कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति करेगी। धारा 35 हमें धारा के अनुसार प्रत्येक अधिनियम को पढ़ना चाहिए, तो धारा के अनुसार देखें धारा 33 में क्या लिखा है? विशेष न्यायालय बालक के लिए मित्रतापूर्वक न्यायिक प्रक्रिया रखेगा, अर्थात जो कोर्ट रूम होगा उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी जिससे बालक वहां जाने से असहज महसूस करे। माता पिता या अभिभावक को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति देगा। बालक को बार बार न्यायालय में उपस्थित नहीं होना होगा, न ही उसे आक्रामक प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात यदि उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह आक्रामक नहीं, सॉफ्ट प्रकृति के होनी चाहिए। न्यायालय बालक की गोपनीयता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें तो न्यायालय अभियुक्त को बालक पर किए गए मानसिक और शारीरिक आघात के लिए प्रतिकर या का भुगतान करने के आदेश भी दे सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति ने लैंगिक दुर्व्यवहार किया है बच्चे के साथ, तो दुर्व्यवहार के बदले में यदि उसको शारीरिक या मानसिक आघात होता है तो इसका प्रतिकर या दावा दिया जा सकता है। धारा 37 के अनुसार देखें तो सभी कार्रवाई बंद कमरे में होगी। धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 के अनुसार जो साक्ष्य बालक से 30 दिनों के भीतर ले लिए जाएंगे, जो भी लेने होंगे। विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में विचार पूर्ण करेगा। जो भी विचार होंगे वो 1 साल की अवधि के अंदर पूर्ण किए जाएंगे यदि अपराध संज्ञान लिए जाने के बाद। अब हमने अधिनियम के बारे में पढ़ लिया है। अधिनियम के बारे में पढ़ लेने के बाद अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं के बारे में देखते हैं। सकारात्मक बिंदुओं के बारे में बात करें तो यह पहला अधिनियम है जो बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के लिए विशिष्ट विधिक प्रावधान करता है। इस अधिनियम में हर अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और हर अपराध की कठोर सजा निर्धारित की गई है। यह इन जघन्य अपराधों को परिभाषित करने से रोकेगा, अर्थात इन जघन्य अपराधों को होने से रोकेगा यह अधिनियम। पॉक्सो बॉक्स ऑनलाइन नामक एक सुविधा दी गई है ताकि अपराध को तुरंत रिपोर्ट किया जा सके। इस अधिनियम में बालक की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया है और न्याय प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल ही बनाई गई है। इस अधिनियम में अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। त्वरित न्याय की बात करें तो सरकार के कर्तव्य बालक विवाह पर रोकथाम लगाएगी, अर्थात बाल विवाह पर भी रोकथाम लगाएगी। अब इस अधिनियम की नकारात्मक बिंदु के बारे में बात करें तो इस अधिनियम में सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय माना है जिसके पास पहले से बहुत सारे काम हैं, अर्थात उसके लिए पास एक और काम आ जाता है तो बाकी काम पेंडिंग या भारी होते जाएंगे, अर्थात छूटते जाएंगे। इस अधिनियम के प्रति लोगों में कम जागरूकता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि रिपोर्ट कब दर्ज करवानी है। रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रावधान नहीं है। न्यायालय और पुलिस बल तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कोई रिपोर्ट दर्ज न करे। आगे बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार
संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र तथा राज्य सरकार के लिए कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है कि वह मीडिया के द्वारा लोगों को इस अधिनियम की जानकारी दे, और इसकी भी कोई सीमा तय नहीं की गई है कि कब तक और कहाँ कौन कौन से विषय में ये सूचना देनी जरूरी है। अब परीक्षा में आए हुए सवालों की बात करें तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक क्या है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसका उत्तर भी साथ के साथ देख लेते हैं। बालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उसे बालक कहेंगे। प्रश्न ये है कि ये जो अधिनियम है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये हमने देख लिया था। बच्चों की लैंगिक अपराधों से संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न ये है जो ये अधिनियम है उसमें लैंगिक हमला पद का अर्थ क्या है, ये परीक्षा 2021 के अंदर आया था। इसके अंतर्गत हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। धारा 7 के अनुसार जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है, लैंगिक आशय से ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, ऐसे सभी अपराधों को लैंगिक अपराध कहेंगे। आगे हम देखें जो गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला के बारे में डिटेल से बताया कि गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला किसे कहेंगे। इसके अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, लोक सेवक, संरक्षण अधिकारी होते हुए किसी बालक पर ऐसे परिसरों के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। तो इस तरह हमने पॉक्सो एक्ट के से संबंधित या अधिनियम से संबंधित जो भी पहलू थे, जो भी धाराएं थी, उनके बारे में पढ़ लिया है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों या दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि इस मुहिम के अंदर हम अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ पाएँ और अधिक से अधिक ज्ञान बांट सकें। धन्यवाद।